क्या हो अगर वो परम शांति और वो पूर्ण संतुलन जिसकी हम सब अपनी पूरी जिंदगी तलाश करते रहते हैं, वही दरअसल मौत की सबसे सटीक परिभाषा हो। ये सोचने में ही बहुत अजीब लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब आज हम उन सभी पुरानी मान्यताओं को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने वाले हैं, जो जीव विज्ञान या दर्शन शास्त्र ने हमें जीवन के बारे में सिखाई हैं। सही कहा। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जिस दस्तावेज पर बात करने वाले हैं, सच कहूं तो उसने मेरा दिमाग हिला दिया है। ये एक बहुत ही असाधारण और वैचारिक रूप से उथल-पुथल मचाने वाला मैनिफेस्टो है। और इसका शीर्षक है life.docx। हाँ, संदीप चौहान का लिखा हुआ। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो जीवन को कोशिकाओं, डीएनए या फिर किसी महान आध्यात्मिक उद्देश्य के चश्मे से नहीं देखता। इसके बजाय ये एक बिल्कुल नई संरचनात्मक दृष्टि, मतलब एक स्ट्रक्चरल रियलिटी का प्रस्ताव रखता है। और ये एक बहुत ही साहसिक वैचारिक छलांग है। मतलब सदियों से जब भी हमने ये पूछा है कि आखिर जीवन क्या है, तो हम हमेशा इसे किसी चीज या एक अवस्था के रूप में देखने की कोशिश करते आए हैं। हाँ, जैसे विज्ञान कुछ और कहता है, दर्शन कुछ और। बिल्कुल। जीव विज्ञान इसे मेटाबॉलिज्म के एक सेट के रूप में परिभाषित करता है। दर्शन शास्त्र इसे चेतना या उद्देश्य से जोड़ देता है। लेकिन चौहान का मैनिफेस्टो एक बहुत ही बुनियादी तर्क से शुरू होता है। उनका कहना है कि ये सभी परिभाषाएं अंततः इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि वे जीवन को एक स्थिर वस्तु मान लेती हैं। एकदम सही। इस दस्तावेज के अनुसार जीवन कोई वस्तु नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बस पकड़ सकें। यह पूरी तरह से एक गतिशील स्थिति है, एक कंडीशन इन मोशन। कंडीशन इन मोशन। और यहीं पर इस मैनिफेस्टो की वो बात आती है जिसने मुझे सबसे ज्यादा झकझोरा। मतलब हम हमेशा यही तो मानते आए कि पूर्ण संतुलन यानी परफेक्ट बैलेंस ही जीवन का सबसे बड़ा और सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, हम सब यही तो कर रहे हैं। वही तो, हम अपनी इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में उसी संतुलन को पाने के लिए तो ध्यान लगाते हैं, छुट्टियां मनाने पहाड़ की चोटियों पर जाते हैं। हाँ। लेकिन चौहान का तर्क यह है कि अगर जीवन वास्तव में संतुलन के बारे में होता, तो पूर्ण संतुलन इसका सबसे बेहतरीन रूप होता, जो कि है नहीं। यहीं पर सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि जब हम पूर्ण संतुलन की बात करते हैं, तो उसका असली मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां सब कुछ पूरी तरह से शांत है, एकदम स्थिर। हाँ, उस सिस्टम को कुछ भी करने की, बदलने की या किसी चीज पर प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और जहां कोई गतिविधि ही नहीं है, तो वहां जीवन कैसे हो सकता है? तो मतलब पूर्ण संतुलन का अर्थ हुआ चरम ठहराव। और चरम ठहराव का मतलब है जीवन का अभाव। बिल्कुल। अगर आप इसे विज्ञान के नजरिए से देखें, तो ये है थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम की तरह है। ब्रह्मांड में हर चीज पूर्ण संतुलन यानी अधिकतम बिखराव या एंट्रोपी की ओर जा रही है। अच्छा, पूर्ण संतुलन का अर्थ है कि ऊर्जा का कोई प्रवाह नहीं है, वो चरम ठहराव है। तो अगर पूर्ण संतुलन का अर्थ मृत्यु है, तो जाहिर है जीवन को कुछ और ही होना चाहिए। तो फिर जीवन है क्या इस थ्योरी के हिसाब से? चौहान यहीं पर अपना मुख्य सिद्धांत पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जीवन वही मौजूद है जहां असंतुलन बना रहता है। मतलब एक ऐसा इम्बैलेंस जो किसी तरह खुद को लगातार टिकाए हुए है। ओहो, तो इसका मतलब है कि जीवन किसी चीज के स्थिर होने में नहीं है, बल्कि उसके लगातार अस्थिर रहने में है। हाँ, और इस असंतुलन को समझाने के लिए दस्तावेज में एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है, डेल्टा की अवधारणा। डेल्टा मतलब गणित वाला डेल्टा? हाँ, बिल्कुल वही। विज्ञान और गणित में डेल्टा का अर्थ होता है परिवर्तन या किसी आदर्श संतुलन बिंदु से भटकाव। तो चौहान कहते हैं कि कोई डेल्टा नहीं होने का मतलब है कोई गतिविधि नहीं होना, और बिना गतिविधि के जीवन असंभव है। एकदम सही। तो जीवन असल में एक बहुत ही संकरे रास्ते पे चलता है। एक तरफ है बहुत कम डेल्टा जो बस निष्क्रियता या एक डेड स्टेबिलिटी है, और दूसरी तरफ है बहुत अधिक डेल्टा जहां सिस्टम इस असंतुलन को संभाल नहीं पाता और उसका पतन हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। ठीक है। आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर मैं इसे एक दृश्य में ढालने की कोशिश करूं तो ये मुझे जगलिंग के खेल जैसा लग रहा है। जगलिंग? अच्छा, कैसे? मतलब कल्पना कीजिए कि कलाकार हवा में 6 गेंदें उछाल रहा है। अगर वो अचानक उन सभी गेंदों को कसकर अपनी बाहों में पकड़ ले, तो वो पूर्ण संतुलन तो आ गया। हाँ, गेंदें अब गिर नहीं रही हैं। बिल्कुल, लेकिन जगलिंग का खेल तो वहीं खत्म हो गया ना।
उस खेल का पूरा जो जीवन है वो उन गेंदों के लगातार गिरने और गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उन्हें वापस पकड़े जाने के एक नियंत्रित असंतुलन में है। मतलब खेल हवा में है, हाथों के ठहराव में नहीं। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। लेकिन इस जगलिंग वाले रूपक में ना एक छोटा सा पेंच है। अच्छा, वो क्या? जब हम जगलिंग की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कोई बाहरी व्यक्ति, मतलब वो कलाकार, उन गेंदों को नियंत्रित कर रहा है ना? हाँ, जाहिर है। लेकिन चौहान की संरचनात्मक वास्तविकता में वो कलाकार बाहर नहीं है, वो असंतुलन खुद ही वो सिस्टम है। मतलब आप असंतुलन को महसूस करने वाले व्यक्ति नहीं है, आप वो असंतुलन ही है। रुको, ये थोड़ा मैं असंतुलन हूँ? हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि जिसे हम लोग रोजमर्रा की भाषा में शांति या सुकून कहते हैं, वो इस ढांचे में पूर्ण संतुलन नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो बस हमारे अंदर के डेल्टा को एक ऐसे स्तर पे लाना है जिसे हम आसानी से सहन कर सकें। मतलब वो कम डेल्टा वाला संकरा रास्ता। जब डेल्टा हमारी क्षमता से बाहर हो जाता है, जैसे अत्यधिक तनाव हो गया या कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो हम पतन की ओर बढ़ने लगते हैं। सच में ये एक बहुत ही स्पष्ट करने वाला नजरिया है। लेकिन इससे मेरे दिमाग में ना एक स्वाभाविक से सवाल पैदा हो गया है। हाँ, पूछिए। अगर जीवन केवल एक लगातार आगे की ओर गिरता हुआ असंतुलन है, तो ये तुरंत ध्वस्त क्यों नहीं हो जाता? मतलब वो कौन सी चीज है जो इस डेल्टा को पूरी तरह से बिखरने या पतन होने से रोक के रखती है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल हमें इस पूरी संरचना के सबसे महत्वपूर्ण भौतिक पहलू की ओर ले जाता है, जिसे दस्तावेज में कहा गया है अस्तित्व की ज्यामिति, यानी ज्योमेट्री ऑफ सर्वाइवल। ज्योमेट्री ऑफ सर्वाइवल। हाँ, देखिए, डेल्टा शून्य में या बिना किसी सहारे के हवा में नहीं तैर रहा है। ये ज्यामिति रूप से सीमाओं द्वारा बंधा हुआ है, मतलब कंस्ट्रेंट्स के द्वारा। सीमाओं से। लेकिन इंसान तो सीमाओं को हमेशा एक नेगेटिव नजरिए से दिखते हैं ना? बिल्कुल, हम सोचते हैं कि सीमाएं हमें रोकती हैं, हमारी आज़ादी छीनती हैं। लेकिन संरचनात्मक रूप से अगर देखें तो सीमाएं जीवन के लिए कोई बाधा नहीं है। वे असल में वे शर्तें हैं जो जीवन को संभव बनाती हैं। इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है अगर हम अपने ही शरीर का उदाहरण ले लें। हाँ, कैसे? जैसे हमारा शरीर एक बहुत ही सख्त तापमान सीमा के भीतर काम करता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। ये एक सीमा ही तो है। जैसे ही इसमें थोड़ा सा भी भटकाव होता है, हमारा शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है, बुखार आना, पसीना आना या ठंड से कंपकपी छूटना। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण एक सीमा है, वायुमंडल का दबाव एक सीमा है, यहाँ तक कि हमारे बनाए हुए सामाजिक नियम भी। हाँ, सामाजिक नियम भी सीमाएं हैं जो हमारे सामूहिक डेल्टा को अराजकता में बिखरने से रोकते हैं। सही बात है। और इन्हीं सीमाओं के कारण ना अस्तित्व या सर्वाइवल की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। मतलब? अब सर्वाइवल का मतलब सबसे शक्तिशाली होना नहीं रहा। नहीं, संरचनात्मक दृष्टि से सर्वाइवल का अर्थ सबसे तेज दौड़ना या सबसे शक्तिशाली होना नहीं है। सर्वाइवल का अर्थ है परिभाषित सीमाओं के भीतर डेल्टा को बनाए रखना। ये यदि असंतुलन सीमा को पार कर जाता है तो ढांचा टूट जाता है। इसलिए जीवन एक ऐसी प्रक्रिया बन जाता है जो लगातार खुद को हल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाती, और शायद होना भी नहीं चाहती। हाँ, दस्तावेज इससे रेजोल्यूशन विदाउट कंप्लीशन कहता है, यानी बिना पूर्णता के समाधान। ये एक ऐसी नाव से पानी बाहर निकालने जैसा है जिसमें एक छोटा सा छेद है। हाँ, ये एक बहुत सटीक रूपक है। मतलब आप बीच समुद्र में हैं, पानी लगातार नाव के अंदर आ रहा है। ये वो बुनियादी असंतुलन या डेल्टा है जो आपको डुबाने की कोशिश कर रहा है। तो आप क्या करते हैं? आप एक बाल्टी लेते हैं और लगातार पानी बाहर फेंकते हैं। बिल्कुल, ये आपका समाधान है। आप पानी फेंकते रहते हैं ताकि नाव का पतन ना हो, वो डूबे नहीं। लेकिन आप उस छेद को पूरी तरह से कभी बंद भी नहीं कर पाते, क्योंकि जिस दिन वो नाव पूरी तरह से सूखी हो गई, पानी उलीचने का काम खत्म हो गया, उस दिन वो संघर्ष, वो गतिविधि, वो जीवन ही एक तरह से अपनी चरम परिणति पर पहुंच गया। बहुत खूब। और पता है, उस बाल्टी से फेंका गया हर एक पानी का हिस्सा एक माइक्रो रेजोल्यूशन है। माइक्रो रेजोल्यूशन? हाँ, मतलब हर बार जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने खून में ऑक्सीजन के असंतुलन को हल कर रहे होते हैं। हर बार जब हम खाना खाते हैं तो हम ऊर्जा की कमी के डेल्टा को संबोधित कर रहे होते हैं। हम लगातार इन छोटे छोटे समाधानों को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें, अगर हम जरा दूर खड़े होकर इस प्रक्रिया को देखें, तो जीवन दरअसल धीमी गति में हो रहा विघटन है। डिसोल्यूशन इन स्लो मोशन। हम उस अंतिम संतुलन को बस टालते रहते हैं, एक एक पल, एक एक सांस करके। धीमी गति में विघटन,
ये विचार जितना गहरा है ना, उतना ही सच कहूं तो एक अजीब सी बेचैनी भी पैदा करता है। हाँ, थोड़ी घबराहट तो होती है ये सोचकर। मतलब ये हमें ये सोचने में मजबूर करता है कि हम कोई ठोस और स्थायी चीज नहीं है, हम बस एक प्रक्रिया है जो खुद को खत्म होने से रोक रही है। लेकिन यहाँ एक बात है, कोई भी प्रक्रिया अकेले तो काम नहीं करती ना। आपका क्या मतलब है? मतलब मेरी नाव का पानी उलीचना मेरे आसपास के समुंदर को भी तो प्रभावित करता है। मेरा डेल्टा केवल मेरा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। और ये एक बहुत ही तार्किक निष्कर्ष है। ब्रह्मांड में कोई भी डेल्टा पूरी तरह से अलग थलग या आइसोलेटेड नहीं है। एक सिस्टम का असंतुलन हमेशा दूसरे सिस्टम के असंतुलन से टकराता है और उसके साथ उलझता है। जीने का अर्थ ही है एक दूसरे पर चढ़े हुए यानी ओवरलैपिंग असंतुलनों में भाग लेना। कोई भी डेल्टा अकेला नहीं है। ये हम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में बहुत साफ देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। एक पेड़ का उदाहरण लीजिए। एक पेड़ का जो असंतुलन है, उसे जीवित रहने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश चाहिए, वो मिट्टी, हवा और जानवरों के असंतुलन के साथ पूरी तरह से गुंथा हुआ है। ये सब ऊर्जा और सूचनाओं का एक निरंतर आदान प्रदान है। यहाँ मुद्दा सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है। अगर हम इस ढांचागत विचार को इंसानों के सामाजिक जीवन या रिश्तों पर लागू करें। हाँ, रिश्तों के मामले में ये थ्योरी बहुत कुछ साफ कर देती है। मतलब हम प्यार और रिश्तों को बहुत ही रोमानी और भावनात्मक नजरों से देखते हैं, लेकिन इस थ्योरी के अनुसार एक रोमांटिक रिश्ता या कोई भी गहरी दोस्ती केवल दो लोगों का जुड़ाव नहीं है। तो क्या है? ये असल में दो निरंतर असंतुलित प्रणालियों का एक साझा सीमा के भीतर एक साथ मौजूद रहने का जटिल प्रयास है। क्या बात है! ये रिश्तों की बहुत ही सटीक संरचनात्मक व्याख्या है। जब दो लोग एक रिश्ते में आते हैं तो वो असल में अपने अपने डेल्टा को एक दूसरे के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों सिस्टम लगातार अपने व्यक्तिगत असंतुलन को मैनेज कर रहे हैं और साथ ही दूसरे व्यक्ति के असंतुलन के साथ तालमेल भी बिठा रहे हैं। यही कारण है कि कोई भी रिश्ता अपने आप में एक काम है। इसके लिए लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब कोई ये काम करना बंद कर दे तो? जब एक सिस्टम बाहरी डेल्टा के साथ भाग लेने से इनकार कर देता है या पूरी तरह से अलग थलग हो जाता है, तो वो खुद को बनाए नहीं रख सकता। चरम अलगाव अनिवार्य रूप से पतन की ओर ले जाता है। भागीदारी कोई विकल्प नहीं है, ये एक ढांचागत मजबूरी है। ये तो काफी तार्किक लगता है, लेकिन यहां मुझे एक बहुत बड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? अगर हम मान लें कि हमारे रिश्ते, हमारा समाज, यहां तक कि प्रकृति भी सिर्फ इन यांत्रिक असंतुलनों या मैकेनिकल इम्बैलेंसेस के टकराने और उलझने का एक विशाल नेटवर्क है, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? अगर सब कुछ सिर्फ डेल्टा को मैनेज करने की एक ठंगी संरचनात्मक प्रक्रिया है, तो हम इतना कुछ महसूस क्यों करते हैं? भावनाओं की बात कर रहे हैं आप? हाँ, एक इंसान का दिल टूटने पर जो दर्द होता है या किसी बच्चे को देख के जो एक बहुत गहरी खुशी महसूस होती है, वो कहाँ से आती है? अगर हम केवल असंतुलन हैं, तो हमारे पास ये अनुभव कैसे है? ये इस मैनिफेस्टो का शायद सबसे चुनौतीपूर्ण और विचारोत्तेजक हिस्सा है। चवान स्पष्ट करते हैं कि अनुभव कोई ऐसी बुनियादी चीज नहीं है जो ब्रह्मांड में पहले से मौजूद हो और जिसे हम बस प्राप्त कर लेते हैं। तो अनुभव आता कहाँ से? अनुभव उत्पन्न होता है, ये जेनरेट होता है जब एक सिस्टम अपने डेल्टा को महसूस करता है और उसे हल करने की प्रक्रिया शुरू करता है, तो उस समाधान की प्रक्रिया के घर्षण से अनुभव का जन्म होता है। दस्तावेज में इसे बहुत ही काव्यात्मक रूप से कहा गया है कि अनुभव अधूरे समाधान का भ्रम है। अधूरे समाधान का भ्रम। लेकिन जब हम भ्रम शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये सच नहीं है, जैसे ये सिर्फ एक झूठ है। नहीं, भ्रम का मतलब ये नहीं है कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो अस्तित्वहीन है या झूठा है। तो फिर कैसा भ्रम? जैसे इंद्रधनुष को ले लीजिए। इंद्रधनुष एक भ्रम है, ये केवल प्रकाश और पानी की बूंदों का खेल है, लेकिन आप फिर भी उसे देखते हैं ना, वो एक वास्तविक घटना है। हाँ, वो दिखता तो है। इसी तरह जब सिस्टम असंतुलन को हल करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उस प्रक्रिया के दौरान चेतना और अनुभव एक घटना के रूप में उभरते हैं, और जिसे हम भावनाएं कहते हैं, इमोशंस, वे कोई रहस्यमय या जादुई चीजें नहीं हैं। तो इस संरचना में भावनाएं क्या हैं? वे इस असंतुलन को बनाए रखने की प्रक्रिया के फंक्शनल सिग्नेचर्स हैं, यानी कार्यात्मक संकेत। सीधे शब्दों में कहें तो वे सिस्टम के नेविगेशन टूल हैं। चलिए इन नेविगेशन टूल्स को थोड़ा और खोलकर देखते हैं।
अगर मैं भावनाओं को इस संरचनात्मक ढांचे में रखूं, तो प्रेम, प्यार कैसे काम करता है? प्यार कोई ऐसा डेल्टा तो नहीं है जिसे हम हल करना चाहते हैं, है ना? प्यार को इस ढांचे में एक अमूर्त एहसास के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि ये एक स्थिर करने वाली शक्ति है, एक स्टेबलाइजिंग फोर्स। अच्छा, कैसे? जब दो या दो से अधिक सिस्टम एक साथ आते हैं तो उनके डेल्टा के बीच घर्षण होता है। प्यार वो कार्यात्मक तंत्र है जो उस घर्षण को कम करता है। ये कई प्रणालियों को एक साथ जोड़कर बड़े स्तर पर असंतुलन को सहने की क्षमता देता है। मतलब प्यार की वजह से दो लोग अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को मिलाकर एक बड़ी और साझा सीमा बना पाते हैं। बिल्कुल, जिससे वे दोनों बाहरी संकटों का बेहतर सामना कर सकते हैं। और डर का क्या? डर तो स्पष्ट रूप से एक अलार्म बेल की तरह लगता है। हाँ, डर एक सीधा सुरक्षा तंत्र है। जब सिस्टम को ये संकेत मिलता है कि उसका डेल्टा, उसका असंतुलन, उसकी बर्दाश्त करने की ज्यामितीय सीमा के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया है और अब कभी भी पतन हो सकता है, तो डर पैदा होता है, जो सिस्टम को पीछे हटने या समाधान खोजने के लिए मजबूर करता है। सही कहा। वहीं दूसरी ओर नफरत भी एक टूल है। नफरत बाहरी खतरों का विरोध करने का एक तरीका है। जब सिस्टम को लगता है कि कोई बाहरी चीज उसके आंतरिक ढांचे को नष्ट कर सकती है, तो वो नफरत के जरिए अपनी सीमाओं को और सख्त कर लेता है ताकि वो बाहरी चीज अंदर ना आ सके। मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि ये सब एक गहरे स्तर पे ना मुझे थोड़ा विचलित कर रहा है। मैं समझ सकती हूँ। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर मेरा गहरा प्रेम, मेरे वजूद की चिंताएं या मेरा गहरा अस्तित्वगत संकट, अगर ये सब कुछ केवल मेरे सिस्टम द्वारा एक डेल्टा को मैनेज करने के लिए भेजे गए अलर्ट्स हैं, तो क्या हम केवल एक जैविक मशीनें नहीं रह गए? ये ख्याल आना बहुत लाजमी है। मतलब ये नजरिया तो इंसान होने की पूरी गरिमा और कविता को ही खत्म करता हुआ महसूस होता है। ये प्रतिक्रिया बहुत ही स्वाभाविक है। जब हम अपनी सबसे गहरी और पवित्र भावनाओं को एक यांत्रिक या ढांचागत प्रक्रिया के रूप में सुनते हैं, तो हमें लगता है कि उनका महत्व कम कर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। लेकिन मैनिफेस्टो का उद्देश्य इंसानियत को कमतर आंकना नहीं है। यह समझना कि भावनाएं संरचनात्मक रूप से कैसे काम करती हैं, उन्हें झूठा नहीं बनाता। आपका दर्द वास्तविक है, आपकी खुशी वास्तविक है, क्योंकि आपका असंतुलन वास्तविक है। यह समझ आपको एक ठंडी मशीन नहीं बनाती, बल्कि ये स्पष्ट करती है कि हम कैसे इस विशाल ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आप ब्रह्मांड के भौतिक नियमों से अलग नहीं है, बल्कि उन्हीं नियमों का एक बेहद जटिल और अनुभव करने वाला विस्तार है। यानी हम उस असंतुलन को केवल जी नहीं रहे हैं, बल्कि हमारी चेतना उस असंतुलन को बैठ के देख भी रही है। बिल्कुल। लेकिन इंसान होने के नाते ना हमारी एक और खासियत है, हम केवल चीजों को महसूस करके नहीं रुकते, हम हर चीज का एक मतलब निकालना चाहते हैं। हाँ, इंसान हमेशा अर्थ ढूंढता है। जैसे अगर तेज बारिश हो रही है तो हम सिर्फ भीगते नहीं हैं, हम सोचते हैं कि ये बारिश मेरे लिए क्यों हो रही है। हम हर चीज की एक कहानी बना लेते हैं। और यहीं से हम दस्तावेज के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जिसे हम इंसानी कहानी या द ह्यूमन इल्यूजन कह सकते हैं। हम इंसान केवल डेल्टा को बनाए नहीं रखते, हम उसकी व्याख्या भी करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उसे। हम उस ढांचागत असंतुलन के ऊपर पहचान, उद्देश्य और अर्थ की कहानियां बुन लेते हैं। हम तय करते हैं कि हमारी नौकरी, हमारा रुतबा या हमारी कोई खास विचारधारा ही हमारा पूरा जीवन है। और हम ये भूल जाते हैं कि वे कहानियां केवल उस असंतुलन को नेविगेट करने के लिए हमारे दिमाग द्वारा बनाए गए उपकरण हैं। वे जीवन का अंतर्निहित गुण नहीं है। एकदम सही। हम अक्सर अपनी बनाई उस कहानी को ही जीवन समझने की भूल कर बैठते हैं, जबकि जीवन वो कहानी नहीं है। जीवन वो बुनियादी गतिशील स्थिति है जो उन कहानियों को रचे जाने के लिए जगह देती है। मतलब कहानी से अलग भी जीवन है। हाँ, इसे ऐसे समझे, जब हमारी कहानी टूटती है, मान लीजिए किसी का एक बहुत लंबा रिश्ता टूट जाता है या किसी का दशकों पुराना करियर अचानक खत्म हो जाता है, तो उस व्यक्ति को लगता है कि उसका जीवन ही खत्म हो गया। वो गहरे अवसाद में चला जाता है क्योंकि उसकी कहानी खत्म हो गई। हाँ, लेकिन संरचनात्मक रूप से जीवन अभी भी चल रहा है। डेल्टा भी है, सांसें अभी भी चल रही हैं, कोशिकाएं अभी भी ऊर्जा का आदान प्रदान कर रही हैं। सिर्फ हमारी बनाई हुई व्याख्या, हमारा नैरेटिव बदल गया है या टूट गया है,
जीवन नहीं टूटा है। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही मुक्ति देने वाला विचार है। अगर हम खुद को अपनी कहानियों से अलग करके इस बुनियादी ढांचागत स्तर पर देख सकें तो बहुत सारा मानसिक दुख तो वैसे ही कम हो जाए। बिल्कुल। और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए मुझे याद है चौहान ने उस एक घटना की बिल्कुल नई परिभाषा दी है जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है। आप मृत्यु की बात कर रहे हैं। हाँ, मृत्यु को लेकर हमारा नजरिया हमेशा से बहुत भयावह रहा है। हम इसे एक त्रासदी, एक विफलता या जीवन के अचानक रुक जाने के रूप में देखते हैं, जैसे किसी ने बीच में ही किताब के पन्ने फाड़ दिए हों। लेकिन चौहान के अनुसार मृत्यु की परिभाषा एकदम अलग है। इस मैनिफेस्टो में मृत्यु कोई हार या विफलता नहीं है। चौहान ने इसे प्रक्रिया का पूरा होना कहा है, कंप्लीशन। प्रक्रिया का पूरा होना मतलब वो असंतुलन जिसे हम जीवन भर हल करने की कोशिश कर रहे थे, वो आखिरकार हल हो गया है। बिल्कुल। हमने शुरू में बात की थी ना कि जीवन लगातार असंतुलन को हल करने की कोशिश है, लेकिन कभी पूरी तरह हल न कर पाने की स्थिति है, बिना पूर्णता के समाधान। हाँ, जो नाव का पानी उलीचने वाला उदाहरण था। हाँ, मृत्यु वह बिंदु है जहां अंततः वह समाधान पूरा हो जाता है। वह नाव जो पानी निकाल रही थी, अब उसने पानी निकालना बंद कर दिया है और बाहरी समंदर और नाव के अंदर का पानी एक हो गया है। कोई डेल्टा नहीं बचा। कोई डेल्टा नहीं। जहां हल करने के लिए कोई असंतुलन बाकी नहीं बचता, वही मृत्यु है। इससे एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। अगर हम इसे इस तरह से समझें तो मृत्यु से जुड़ा हुआ सारा डर, सारा अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पूरी तरह से। अगर मृत्यु किसी चीज का छिन जाना नहीं है, बल्कि बस एक गणितीय या ढांचागत समीकरण का पूरा होना है, तो उसमें डरने जैसा कुछ बचता ही नहीं है। जीवन उस अंतिम संतुलन को टालना है और मृत्यु उस संतुलन का शांति से आ जाना है। इसमें कोई विफलता नहीं है, सिर्फ एक ठहराव है। ये नजरिया हमें उस अस्तित्वगत चिंता से बाहर निकालता है जो मौत के विचार से पैदा होती है। मैनिफेस्टो के अंत में चौहान इस पूरी जटिल संरचना को एक ही अंतिम सार में समेट देते हैं। फाइनल कंप्रेशन। हाँ, वो लिखते हैं कि जीवन नियंत्रित अस्थिरता है जो खुद का अनुभव करने के लिए पर्याप्त समय तक बनी रहती है। जीवन नियंत्रित अस्थिरता है जो खुद का अनुभव करने के लिए पर्याप्त समय तक बनी रहती है। ये एक ऐसा वाक्य है जिसे सच में बार बार पढ़ा जाना चाहिए। बिल्कुल। ये पूरी यात्रा हमारे जन्म की पहली सांस से लेकर हमारे हर संघर्ष, हमारी हर उपलब्धि, हमारे हर दुख और हमारी आखिरी सांस तक सब कुछ सिर्फ एक टिका हुआ असंतुलन है, जो इतनी देर तक टिका रहा कि उसने खुद को महसूस कर लिया। और दस्तावेज के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही खूबसूरत, लगभग आध्यात्मिक गहराई वाली बात कही गई है। क्या? वो कहते हैं, जीवन तुम्हारा नहीं था, तुम उस प्रक्रिया के थे जो तुम में से गुजरी। उफ, जीवन तुम्हारा नहीं था, तुम उस प्रक्रिया के थे जो तुम में से गुजरी। ये पंक्ति सीधे हमारे अहंकार पर वार करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं। हम इस प्रक्रिया के मालिक नहीं हैं, हम केवल एक माध्यम हैं। असंतुलन की एक लहर हमारे भीतर से होकर गुजरी और हमने उस लहर को मैं या मेरा जीवन कह दिया। सही कहा। ये समझ हमें हमारी बनाई हुई छोटी कहानियों से बाहर निकालकर एक बहुत ही शांत, विशाल और विनम्र सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सच में आज के इस गहरे विश्लेषण ने चीजों को देखने का नजरिया पूरी तरह से पलट दिया है। उस साफ सुथरे मेडिकल एक्सरे की तरह जीवन में कोई सीधी सफेद लाइन नहीं है जो हमें बता सके कि बस ये जीवन है। हाँ, जीवन की खूबसूरती तो उस धुंधलेपन में है, उस असंतुलन में है और उस नाव में है जिससे हम लगातार पानी बाहर निकाल रहे हैं। बिल्कुल। अंत में एक विचार है जो मुझे लगता है हम सबको सोचना चाहिए। अगर ये सच है कि हमारी पूरी पहचान, हमारे सारे रिश्ते और हमारा पूरा जीवन केवल एक अस्थायी असंतुलन पर टिकी एक कहानी है, तो हम इंसान जो अपनी विरासत या लेगेसी छोड़ने के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं, उसका क्या अर्थ रह जाता है? एक बहुत ही गहरा सवाल है ये। जो बड़े बड़े स्मारक बनाते हैं, जो महान किताबें लिखते हैं, जो साम्राज्य खड़े करते हैं और जो यादें इतिहास में दर्ज करना चाहते हैं, क्या वे भी अंततः उस अंतिम संतुलन को, उस पूर्ण ठहराव को कुछ और देर तक टालने की एक भव्य और अचेतन कोशिश भर नहीं है? क्या हम पत्थरों और शब्दों के जरिए भी अपने डेल्टा को जिंदा रखने की कोशिश नहीं कर रहे? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इस नियंत्रित अस्थिरता में थोड़ी और गहराई जोड़ देता है।
सोचने के लिए बहुत कुछ है। तब तक के लिए इस प्रक्रिया का हिस्सा बने रहिए और अपने अंदर चल रहे उस असंतुलन को, उस जीवन को महसूस करते रहिए।